नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। कटिहार के बागमारा में कटाव से कोहरा मचा हुआ है। लोग शादी विवाह के कार्यक्रम तक रद्द कर रहे हैं और पलायन को लेकर मजबूर हैं। लोगों की परेशानी के बीच सीएम नीतीश कुमार आज बागमारा पंचायत का दौरा करने जा रहे हैं। सीएम के साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद रहेंगे। सीएम लोगों से बातचीत करेंगे और फिर पटना रवाना हो जाएंगे। सीएम के दौरे को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। कटावग्रस्त इलाके के बगल में ही हेलीपैड बनाया गया है। सीएम से पहले कई जनप्रतिनिधियों ने इस इलाके का दौरा किया और लोगों को कटाव की समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन भी दिलाया। अब सीएम नीतीश कुमार के दौरे से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। मंत्री से ही मांग करते हैं कि यहाँ पे जो ठोकर जो है मजबूत ठोकर दिया जाए, जो कि गंगा का धार को मोड़ा जाए, तभी तो यहाँ कटाव रुक सकता है। और चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर क्या है बागमारा की समस्या। तो बता दें कि बागमारा कटाव की मार झेलता रहा है। कई सालों से लगातार यहां के लोग कटाव की मार झेलते रहे हैं। जान माल की भारी क्षति होती रही है। खेती और वन की जमीन खत्म हो रही है। 2020 में व्यापक रूप से यहां पर कटाव रोधी काम शुरू हुआ। 100 करोड़ से कटाव निरोधक कार्य को शुरू किया गया। काम भी होते रहे, लेकिन इसी बीच कटाव भी जारी रहा। खेती योग्य जमीन गंगा में समाती रही। 11 नवंबर 2022 से तेज कटाव शुरू हो गया। बागमारा घाट के पास भीषण कटाव हुआ है। कटाव की वजह से तमाम जो कार्य हैं वो रुक गए हैं। लोगों ने शादी की तारीखें तक बदल दी हैं। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार का प्रभावित इलाकों में पहुंचना यहां के लोगों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। सीएम यहां की समस्या को करीब से देखेंगे और उसे दूर करने की कोशिश भी करेंगे। और अब आप बिहार में बाढ़ से बर्बादी की एबीसीडी समझिए कि किस तरह नेपाल में बहने वाली नदियां जब बिहार में प्रवेश करती हैं तो तबाही किस तरीके से मचाती हैं। ये कौन कौन सी नदियां हैं? पहली नदी है, उसका नाम कोसी है, जो तिब्बत नेपाल के हिमालय से निकलकर नेपाल के हनुमान नगर से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है और पूर्णिया से होते हुए यह नदी कटिहार में गंगा से मिलती है। इस नदी को बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप भी कहते हैं, क्योंकि कोसी नदी तबाही का दूसरा नाम है। दूसरी नदी गंडक है, जो नेपाल से त्रिवेणी से निकलकर बिहार में आती है और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण और वैशाली में भारी तबाही मचाती है। तीसरी नदी बूढ़ी गंडक है, जो नेपाल के सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है और गंडक के समानांतर बहती है। पश्चिम चंपारण के विशंभरपुर के चौतरवा में बिहार में प्रवेश करती है। यह पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय को प्रभावित करती है। और तबाही के चौथी नदी का नाम है बागमती, जो नेपाल के शिवपुरी में बहती है। बागमती सीतामढ़ी के सोतिया में बिहार में प्रवेश करती है और यह बिहार के मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर जिलों में बहती है। ललबकिया और लखनदेवी इसकी शाखाएं हैं। ये बदला घाट में जाकर कोसी नदी में मिल जाती है। और नेपाल से निकलने वाली जो पांचवी नदी है, उसका नाम है कमला, जो नेपाल के महाभारती पहाड़ी से निकलती है और मधुबनी के जयनगर में बिहार में प्रवेश करती है। जयनगर में इस पर कमला बराज बनाया गया है। धौरी, सोनी, बलान और त्रिशूला इसकी धाराएं हैं। तबाही की छठी नदी का नाम है घाघरा नदी, जो नेपाल के नम्पा से निकलती है और बिहार के गोपालगंज में प्रवेश करती है। छपरा में जाकर ये गंगा में मिल जाती है। तो ये तमाम वो नदियां हैं जो बिहार में हर साल तबाही मचाती हैं। बिहार में अपनी जड़ों को फिर से मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने प्रदेश नेतृत्व में बदलाव कर अखिलेश प्रसाद सिंह को अध्यक्ष नियुक्त किया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने 2024 लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव में अपने ट्रेडिशनल वोटर को आकर्षित करने के लिए अखिलेश प्रसाद सिंह को यह जिम्मेदारी सौंपी है। अखिलेश सिंह कभी लालू प्रसाद के काफी करीबी रहे हैं, इसलिए भी आलाकमान बिहार में यह जिम्मेदारी उन्हें
दे रहा है ताकि आरजेडी से रिश्ते अच्छे रह सके। अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद अखिलेश को बधाई देने का सिलसिला जारी है। दिल्ली में उनके आवास पर नवनियुक्त अध्यक्ष को कांग्रेस कार्यकर्ता बधाई दे रहे हैं। न्यूज 18 से बातचीत में अखिलेश सिंह ने कहा कि आला कमान ने उन पर जो भरोसा जताया है वो उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। वहीं बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश सिंह ने कहा कि बिहार में बीजेपी के लिए कोई जमीन नहीं है। लोग जो कांग्रेस का आकलन कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। जिस तरह से युवा वर्ग में, किसानों में, मजदूरों में, छात्र नौजवानों में उत्साह है राहुल जी के नेतृत्व के प्रति, वो अकेले काफी है कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए और कांग्रेस में चुनाव जिताने के लिए। बिहार सरकार में मंत्री थे, 18 साल पहले भारत सरकार में मंत्री रहे हैं और सभी पार्टियों को, सभी पार्टी के लीडर्स को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तो वहां भारतीय जनता पार्टी की कोई जमीन नहीं। और अखिलेश प्रसाद सिंह के बिहार कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी का कहना है कि कुछ भी हो, अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस अध्यक्ष से ज्यादा लालू और तेजस्वी के आदेश पालक बनकर रहेंगे, जबकि आरजेडी और जेडीयू ने इसे गठबंधन को मजबूती देने वाला फैसला बताया है। श्री अखिलेश बाबू कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बिहार के, कि श्री लालू प्रसाद जी के आदेश पालक बने हैं। अब ये उनके भविष्य कार्यकाल से तय होगा कि राजद से कितने सीट ले पाएंगे, महागठबंधन से कितने लड़ पाएंगे, कितने सीट ले पाएंगे और कांग्रेस को कितना खड़ा कर पाएंगे। ललन बाबू से कितना वो समझौता और कर पाएंगे सीटों का। सर्वप्रथम अखिलेश प्रसाद सिंह जी को बिहार कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनने में बधाई, और सुनकर अच्छा लगा कि वो कांग्रेस में सुधार लाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब तक जो कांग्रेस की छवि बिहार में रही है वो लालू प्रसाद यादव जी के पिछलग्गू पार्टी के रूप में रही है। कांग्रेस महागठबंधन में भी है, तो मुझे आशा है कि अखिलेश प्रसाद सिंह जी अपने घटक दलों पे कुछ दबाव बनाएंगे ताकि बिहार की जो लचर व्यवस्थाएं हैं और खासकर कानून व्यवस्था को सुधारने की संभावना बन सके। कांग्रेस पार्टी को भी नई ऊर्जा मिलेगी। उनको राजनीति का लंबा अनुभव है, बिहार सरकार में भी माननीय मंत्री रहे हैं लंबे समय तक, केंद्र सरकार में माननीय मंत्री रहे हैं। तो महागठबंधन को भी मजबूती मिलेगा, फायदा मिलेगा और उनका संबंध राष्ट्रीय जनता दल से भी रहा है। हम अपनी ओर से उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह जी का एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है, एक लंबा राजनीतिक अनुभव उनके पास है, चाहे वो भारत सरकार के मंत्री के रूप में हो, बिहार सरकार के मंत्री के रूप में हो, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य के रूप में या विधानसभा के सदस्य के रूप में हो। उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। निश्चित रूप से उनके आने से कांग्रेस को और मजबूती मिलेगी, महागठबंधन को भी और मजबूती मिलेगी। नए प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के सामने चुनौतियां भी काफी ज्यादा हैं। बिहार में कांग्रेस पार्टी का सांगठनिक ढांचा काफी कमजोर है। अखिलेश सिंह के सामने पार्टी को मजबूत करने की एक बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है। जिस तरीके से लगातार बयानबाजी का दौर है, उस हिसाब से देखा जाए तो चुनौतियां काफी है। सीनियर नेताओं के सामने जूनियर नेता और कार्यकर्ता भिड़ जाते हैं और ऐसी तस्वीरें कई बार सामने आई हैं। सीनियर नेताओं को बेइज्जती का सामना भी करना पड़ता है और इसे खत्म करना अखिलेश प्रसाद के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। एक चीज और, पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही है। 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 2020 का विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के नतीजों में देखा गया कि कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 19 सीटों पर ही जीत मिली थी। ऐसे में पार्टी को जीतने लायक बनाने की एक बड़ी चुनौती है अखिलेश प्रसाद सिंह के सामने। बिहार में कांग्रेस अकेले दम पर दहाई का आंकड़ा छूने के लिए भी तरस जाती है। वो बैसाखी के सहारे चुनाव लड़ने को मजबूर है। ऐसे में इस बैसाखी को खत्म करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। वहीं राहुल गांधी पीएम की कुर्सी तक पहुंचने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और अगर उनके सपने को साकार करना है तो बिहार में कांग्रेस को हर हाल में मजबूत करना होगा, क्योंकि बिहार में लोकसभा की 40 सीटों का केंद्र सरकार बनाने में जो है वो काफी अहम योगदान रहता है। 40 सीटें हैं
अगर केंद्र में सरकार बनती है तो इन 40 सीटों की जरूरत होती है, एक बड़ी भूमिका होती है। तो चुनौतियां काफी हैं। अब चुनौतियों पर कितना खरा उतरेंगे ये वक्त बताएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार में तापमान में गिरावट के साथ ही ठंड बढ़ती जा रही है। बच्चे और बुजुर्ग लगातार बीमार हो रहे हैं। गोपालगंज में पिछले 24 घंटे में सांस की बीमारी से ग्रसित 3 बुजुर्ग मरीजों ने दम तोड़ दिया। वहीं अस्पताल में निमोनिया से ग्रसित बच्चे भी पहुंच रहे हैं। क्या है सदर अस्पताल का हाल, बता रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। ये जो ठंड में मरीज हैं सांस के, उनकी हालत बिगड़ने लगी है और आज जो है तकरीबन 3 मरीजों की इस वक्त सदर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में मौत हो गई है और ये तीनों मरीज ओल्ड एज के हैं जिनकी उम्र तकरीबन 55 से 60 साल बताई जा रही है। अंदर आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर इस वक्त जो है कई ऐसे सांस के मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। इस वार्ड में आपको हम दिखा रहे हैं, वार्ड नंबर 1 है इमरजेंसी वार्ड का, जहां पर इस वक्त काफ़ी संख्या में मरीज जो है भर्ती हैं और यहाँ डॉक्टर भी हैं जो मरीजों के इलाज कर रहे हैं। ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर से जानते हैं। सर, अभी मौसम ठंडा हो रहा है, ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है, किस तरह के पेशेंट पहुँच रहे अस्पताल में? अभी ज़्यादातर जो सांस संबंधी जो प्रॉब्लम है वो एग्रीवेट हो जाता है मौसम चेंज होने की वजह से। जैसे कि अभी कोहा गिरेगा, ठंडा पड़ेगा तो जैसे दम्मा का पेशेंट है या हार्ट का पेशेंट है उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से हाइपरटेंशन हो जाएगा, एमआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या करना चाहिए ऐसे मरीजों को? ऐसे मरीजों को बस जो पहले से फॉलोअप हो रहा है वो कंटिन्यू अपना प्रिकॉशन में रहें, टाइम से मेडिसिन लें। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो तुरंत आए, यही नहीं कि सुबह जाएंगे शाम को जाएंगे। अस्पताल के डॉक्टर हैं, लिहाजा बता रहे हैं कि जो सांस के मरीज है, ओल्ड एज के जो लोग हैं, उन्हें किस तरह से यहाँ सावधानी बरतनी है इस मौसम में ताकि वो सेफ रह सकें। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। तो ठंड के मौसम की अभी शुरुआत है और हालात आपके सामने हैं। ऐसे में ठंड के कहर ने लोगों को परेशान कर रखा है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आप ठंड से अपना बचाव कैसे करेंगे। सबसे पहली बात यह कि ठंड में आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, तो इम्यून सिस्टम को ठीक रखने का उपाय करें। कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग सतर्क रहें, उनको सावधान रहने की जरूरत है। ठंड में जुकाम, खांसी जैसी समस्याएं आम हैं। शीतलहर से बचाने का उपाय करें। खुद को किसी भी तरह से शीतलहर की चपेट में आने ना दें। जब जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। बाहर निकलते समय पूरे शरीर को ढक लें, यानी कि ठंड के कपड़े पहनकर निकलें। गर्म कपड़ों से शरीर को गर्म रखें। इसके अलावा कान, नाक, गला, हाथ पैर को कवर कर लें पूरी तरीके से। मास्क का इस्तेमाल करें, टोपी का इस्तेमाल करें और मास्क या टोपी पहनकर ही अपने घर से बाहर निकलें। कम प्यास लगने के बावजूद पानी पीते रहें, क्योंकि ठंड में लोग पानी कम पीते हैं। यह भी एक बड़ी समस्या है, लेकिन पानी पीना है। ठंड के मौसम में थोड़ा थोड़ा गर्म पानी पीते रहें। लेमन टी, ग्रीन टी या सूप का इस्तेमाल करें। लिक्विड लेना है, लेकिन कोशिश ये करना है कि गर्म लें। डाइट में संतरा, नींबू, मौसमी का इस्तेमाल करें और हल्दी वाले दूध हो या च्यवनप्राश जैसी चीजें उसका इस्तेमाल करें। यह आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत रखेगा। थोड़ी देर के लिए अगर संभव हो तो आग के पास जरूर बैठे, और यह इसलिए भी जरूरी है ताकि आपका शरीर गर्म रहे। बढ़ेंगे आगे और अगली खबर का रुख करेंगे। पटना से बड़ी खबर है, जहां पर पेड़ से लटका हुआ एक युवक का शव मिला है। हत्या कर शव को लटकाने की आशंका जताई जा रही है। पोस्टल पार्क इलाके में शव मिला है। राजस्थान का ये रहने वाला युवक था। पुलिस हालांकि मामले की जांच कर रही है। तो पेड़ से लटका हुआ एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ये जांच कर रही है कि क्या इसने आत्महत्या की है या हत्या कर शव लटकाया गया है। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। समस्तीपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शहर में भीषण डाका पड़ा है। भोला टाकीज के मालिक के घर डकैती हुई है और इस डकैती में 30 लाख से ज्यादा की संपत्ति पर डकैतों ने हाथ साफ किया है। सीसीटीवी का डीवीआर भी डकैत ले गए। सबूत पुलिस को ना लगे हाथ, इसलिए सीसीटीवी का डीवीआर डकैत अपने साथ ले गए। लेकिन एक बड़ी डकैती समस्तीपुर में 30 लाख से ज्यादा की डकैती हुई है।
और बेगूसराय से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां पर युवक का अपहरण किया गया, उसके बाद हत्या कर दी गई है। शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। 2 दिसंबर को युवक का अपहरण हुआ था। पत्नी को परीक्षा दिलाने गया था यह युवक, उसी दौरान अपहरण हुआ था। ससुराल में भूमि विवाद चल रहा था। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इसी विवाद को लेकर अपहरण किया गया और हत्या की गई है। पुलिस ने हालांकि 3 लोगों को पकड़ा है और मामले की जांच जारी है। अगरिया जिला में रहुआ पड़ता है, वहीं पर मिला था लाश। पुलिस कहाँ का है? ये तो रतनपुर थाना का है। ये इसको ये दिया है तो खगड़िया कैसे? नहीं बोले तो मतलब वहाँ मिला। अभी फोन किए तब हम आए। अच्छा, तुरंत। तो ये लाश कहाँ मिला पुलिस को? हम यहाँ देखे सदर हॉस्पिटल की पत्नी परीक्षा हॉल में गई, उसके बाद से गायब है। और 3 से 4 बजे के बीच हम लोग को उसकी पत्नी मैंने फोन करके बताया कि ऐसे ऐसे बात है। उसी दिन से हम लोग थाना प्रभारी को बोले, थाना प्रभारी भी अपना लगे हुए थे काम। ऐसा ना है, उसकी पत्नी भी बोल रही है मेरा भाई ही करवाया है। पत्नी बोल रही है? हाँ, पत्नी भी बोल रही है कि मेरा भाई ही करवाया है, उसका सौतेला भाई है। अच्छा, जमीन के। और करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। शेखपुरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 2 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खाते से उड़ाए गए थे 8 लाख रुपए, मोबाइल और लैपटॉप इस दौरान बरामद किया गया है। बरबीघा थाना क्षेत्र से यह गिरफ्तारी हुई है। उत्तराखंड पुलिस ने 2 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है। इन पर खाते से 8 लाख रुपए उड़ाने का आरोप है। शेखपुरा में पत्थर का अवैध उत्खनन करने वाली कंपनियों पर खनन विभाग ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सदर थाना क्षेत्र के बाजितपुर क्षेत्र में उत्खनन कार्य में लगी विभाग कंस्ट्रक्शन कंपनी पर 5.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह खनन विभाग ने राजस्व चुकता नहीं करने वाली कंपनियों को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र का ये बाजितपुर का इलाका है, जहां पत्थर उत्खनन का कार्य बड़े पैमाने पर हो रहा है। इस इलाके में आपको मैं बता दूं कि ये विवाह कंस्ट्रक्शन कंपनी का एकरारनामा हुआ था और जो 2018 में वो समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद जो स्टॉक दिखाया गया है या जो इनका जो एरिया है, एरिया से ज़्यादा स्टॉक रखने का आरोप है, जिसके कारण इन पर जुर्माना लगाया गया। अभी जो ताज़ा नोटिस इनको भेजा गया है खनन विभाग द्वारा, उसके मुताबिक 5.5 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया गया है, जो वसूली करने का निर्देश दिया गया है। अगर ये समय पर 5.5 करोड़ रुपया खनन विभाग को नहीं चुकता करते हैं तो खनन विभाग द्वारा इनका जो परिसंपत्ति रखा हुआ इस इलाके में है, इस पहाड़ के भूखंड के क्षेत्रों में, उसे जब्त कर लिया जाएगा। अब देखना होगा कि विवाह कंपनी पर जो नोटिस जारी हुआ है वो समय सीमा के अंदर राशि जमा करते हैं अथवा फिर खनन विभाग को अगला कदम उठाना होगा। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। विवाह कंस्ट्रक्शन का पहले यहाँ एक माइंस चल रहा था, स्टोन माइंस था उसका, अभी बंद हो गया है। 2018 का उसका एक स्टॉक का मैटर था। वो स्टॉक आईडी पे उसको अपना चालान काट कर जो मटेरियल था उसको स्टॉक करना था, बट वैसा नहीं हुआ था। तो नॉन कंप्लायंस ऑफ रूल के अंतर्गत करीब 5.5 करोड़ का फाइन इम्पोज किया गया है। रामपुर के मनेर के मोहनपुर सराय गांव में किसानों की फसल नाले के पानी की वजह से जल जमाव से बर्बाद हो रही है। यहां जल जमाव इस कदर है कि जो फसल लगी हुई है उसे काट पाने में भी किसान काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। किसान, यही वजह है कि किसान अब अपनी खेती छोड़ने को मजबूर है। हालात से परेशान होकर किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की है। यही है कि नगर पालिका का जितना जो नल का पानी है नाली का समूचा नगर पालिका ले आके हम लोगों के रहती जमीन में नाला के पानी ले आके छोड़ दिया, जिसके चलते यहाँ 100 बीघा जो धान हम लोग रोपे थे वो समूचा 3 साल से लगातार टोटल पानी भर के सब धान डैमेज हो रहा है। विगत 2-3 वर्षों से मनेर नगर परिषद का पूरा नल का पानी जो है उसका कहीं कोई निकास नहीं है और न कोई कार्यपालक ध्यान देता है न सीओ ध्यान देते हैं। पूरे नाले का पानी जो है आके हम लोगों का कम से कम लगभग 100 बीघा खेत जो है किसानों का जल जमाव से खत्म हो गया है, खेती नहीं हो पा रही है।
विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला के पर्यटक मंच से भजन और लोकगीत की प्रस्तुति ने लोगों को खूब आनंदित किया। लोकगीत के पहले मंच से भक्ति में नृत्य कला प्रस्तुत किया गया। कलाकारों की प्रस्तुति से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। और वहीं सोनपुर मेले में फैशन का जलवा भी देखने को मिला। पर्यटन विभाग के मंच पर मॉडल्स ने जलवा के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए झारखंड की खबरें। जोहार झारखंड में शुरू किए और अब तक 12 राज्यों में 9,000 किलोमीटर चल चुके हैं।